हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संसदीय समितियां देखेंगे। यह संसदीय समितियां आखिर क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी, इस समितियां का क्यों गठन किया गया, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या होता है संसदीय समितियां। तो देखा जाए, संसद के कार्य को संचालन के लिए संसदीय समितियां की आवश्यकता पड़ी। यह संसदीय समितियां छोटे सदन के रूप में कार्य करती है। क्यों छोटे सदन के रूप में कार्य करती है? क्योंकि इस संसदीय समितियां में सभी सदस्यों यानी सभी दलों के सांसदों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। और हम यह भी कर सकते हैं कि इस संसदीय समितियां के माध्यम से सभी समितियां होती है, समितियों के विषय के विशेषज्ञ की भी प्राप्ति होती है, विशेषज्ञ भी मिल जाते हैं। और वे सभी सांसद जो क्या होते हैं, ज़्यादा भाग नहीं लेते, उन सभी को भी क्या होता है, इस विचार विमर्श में भाग लेने का मौका मिलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि यह जो एक संसदीय समितियां हैं, यह क्या है, सदन के कार्य को संचालन करने के लिए अनेक समितियों की आवश्यकता पड़ी। यही समितियां क्या हुई, जो एक छोटे सदन के रूप में भी कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? जिसे हम लोगों ने देखा कि इसमें सभी सदस्य यानी सभी राजनीतिक दलों के सांसद सदस्यों को भाग लेने का मौका मिलता है तथा सभी समिति के विषयों का विशेषज्ञ भी प्राप्त होता है, उनके द्वारा मिलता है। अगर संसदीय समितियां की बात की जाए तो यह सन 1921 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत क्या किया गया था, समितियां लाई गई थी। उस समय यह जो समितियां थी, किस समय, 1921 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत में वह समितियां ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर रही थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुई, यह संसदीय समितियां अत्यधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हो गई। तो आज उन्हीं के बारे में देखेंगे। यह संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई समितियां क्या है? इन समितियों को प्रत्येक वर्ष, कौन, अस्थाई समिति, इन समितियों को प्रत्येक वर्ष लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग गठन किया जाता है। तो अभी तक बात की जाए, अस्थाई समितियां ये वैसे समितियां हैं जो क्या होते, अस्थाई होते हैं, यानी ये परमानेंटली जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो अस्थाई समितियां हैं वह क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के द्वारा अलग अलग गठित किया जाता है। तो देखा जाए, अभी तक लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर अभी टोटल समितियों की बात की जाए तो टोटल 45 समितियां हैं। कितना समितियां हैं? 45 समितियां। इस 45 समितियां में 24 ऐसे समितियां हैं जो क्या है, संयुक्त रूप से है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का संयुक्त समितियां हैं। उसके बाद 12 ऐसे समितियां हैं जो सिर्फ लोकसभा की है और 9 राज्यसभा की। तो इस तरह से क्या है, इस प्रकार से अस्थाई समितियों का जो गठन किया गया उसका प्रावधान है। उसके बाद इस अस्थाई समिति के अंतर्गत जो कुछ समिति आते हैं, जैसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसकी चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, राष्ट्रपति में भी किए थे, कैग में भी किए थे, कि क्या होता है, जब कैग अपना रिपोर्ट संसद को देता है तो कैग राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं, वो पीएससी को जाता है और पीएससी उसे क्या होता है, सुविधा अनुसार उसको प्रस्तुत करता है और जरूरत पड़ने पर कैग को भी बुलाता है अगर समझने में कठिनाइयाँ हो तो इस तरह से लोक लेखा समिति में क्या होता है, कैग भी अपना मित्र और मार्गदर्शक की तरह भी काम करता है। इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी कहा गया था, जिसे हम लोगों ने देखा। तो ये अस्थाई समितियां। उसके बाद प्राक्कलन समिति, यह भी क्या है, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उनसे संबंधित अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधित जो बात की गई है, उनसे संबंधित जो योजनाएं चल रही है, क्या उन योजनाओं का इन्हें लाभ दिया जा रहा नहीं, उनको जांच करना, ये इस तरह से
इस समिति का गठन किया। फिर कार्य मंत्रणा समिति, जो कार्य के संसद के कार्य को संचालन के लिए ये समिति का गठन किया गया। फिर विशेष अधिकार समिति और विभागीय समिति। तो इस तरह से हम लोग कुछ अस्थायी समितियां हैं जो प्रश्न में कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी समिति है। तो क्या रहेगा, 3 ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जो अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी नहीं रहेगा और एक अस्थायी रहेगा। तो ध्यान देना होगा, अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शंस में आ जाए वो अस्थायी समिति के रूप में जाना जाएगा। और अस्थायी समितियां, जिसे हम लोग तदर्थ समिति के रूप में भी जानते हैं। तो यह अस्थायी समिति क्यों लाया गया, तो अस्थायी समिति यह विशेष प्रयोजन के लिए किसी विशेष परिस्थिति में इसका गठन किया जाता है। तो वह जो स्थिति होता है वह एक प्रवर समिति और जांच समिति, वही सलाहकार समिति के रूप में जाना जाता है। तो यह जांच समिति क्यों गठित की जाती है, आपको मालूम होगा, यह जांच समिति स्पेशल जो कोई मुद्दा होता है, कोई घोटाला होता है, उस चीज़ को जांच करने के लिए यह जांच समितियां गठित की जाती है। जैसे ही हम लोगों ने हाल ही में देखा था जो स्टॉक मार्केट घोटाला था, उसके बाद बफर्स मुद्दे इत्यादि की जांच के लिए क्या की गई थी, यह जांच समितियां गठन की गई थी। उसके बाद एक सलाहकार समिति है जिसे प्रवर या प्रवर संयुक्त समिति के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा समितियां क्या होता है, किस प्रकार से उनका गठन किया जाता है, कौन कौन से अस्थायी और अस्थायी समितियां हैं। अब हम लोग क्रम से जो महत्वपूर्ण है उन सभी को पढ़ेंगे कि लोक लेखा समिति क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, किस लिए गठन किया जाता है। उसके बाद प्रकलन, तो कुछ हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समितियों को चार्ट के थ्रू देखते हैं। अब हम लोग जो चार्ट है उसे हम लोग देखेंगे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे हम लोग समझेंगे और पढ़ने के दरमियान में याद भी कर लेंगे। तो देखा जाए, पहले लोक लेखा समिति है, ये अस्थायी समितियां हैं। तो लोक लेखा समिति क्या है, जिसे हम लोग कहाँ पढ़े थे, राष्ट्रपति के चैप्टर में भी पढ़े थे, उसके बाद कैग में भी पढ़े थे कि क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें कैग क्या होता था, कैग है जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता था और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को सदन की पटल पर रखते थे। उसके बाद क्या होता था, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे सरलतम रूप में व्यक्त करता था। यहाँ तक कि दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि वह कैग की रिपोर्टों को जांच करता था। जहाँ जरूरत पड़ता था, जरूरत अनुसार कैग को बुलाया भी जा सकता था। वह क्या कर सकता था, वह उसे समझाने में, वह उसे सरलतम भाषा में चेंज करने में मदद भी कर रहा था। तो वहाँ भी हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का थोड़ा योगदान पड़ा था। आज हम लोग यहाँ थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो लोक लेखा समिति, इसमें क्या होता है, यह जो लोक लेखा समिति है एक वित्तीय समितियां हैं और सबसे पुरानी समिति है। ये आज से नहीं 1921 से ही चलता आ रहा है। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है यह 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न में कभी कभी पूछ दिया जाता है लोक लेखा समिति में कितने लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। और आपको बता दें, जब ये समिति का गठन किया जाता है तो इसमें सरकार की ओर से जो मंत्री परिषद होते हैं उनमें इनको जगह नहीं दिया जाता है, यानी जो भी मंत्री रहते हैं वह इसका सदस्य नहीं होते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, यानी जो सरकार के वार्षिक लेखा है, आय व्यय है, उसको जांच करना एक तरह से। उसके बाद कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, जिस तरह से हम लोगों ने कैग में देखा था नियंत्रक महालेखा परीक्षक में कि वो क्या होता है, कैग की रिपोर्ट को सरलतम भाषा में व्यक्त भी करता था तथा जरूरत पड़ने पे कैग को बुलाता भी है और कैग उसे मदद भी करती है। इसलिए कैग को क्या बोला गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसके वार्षिक लेखों का एक तरह से जांच करना है और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना होता है, किसका, लोक लेखा समिति का। उसके बाद है प्राक्कलन की जुड़वा बहन, या जो प्राक्कलन समिति है यह इसकी जुड़वा बहन कहा गया है। इसलिए जुड़वा बहन कहा गया है क्योंकि जस्ट लोक लेखा समिति की तरह जो कार्य है वह प्राक्कलन का भी वही कार्य है। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, लेकिन अंतर यह होता है इसमें सभी लोकसभा से ही होते हैं। यह भी क्या करता है, वह भी रिपोर्ट की जांच करता है,
वह भी जो मितव्ययता होता है, प्रशासनिक जो खर्च होता है, उसमें भी उसकी भूमिका होती है प्राक्कलन के लिए। इसलिए प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन भी कहा गया है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित समितियां में से लोक लेखा समिति का किसे जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में रहेगा प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री, कल्याण मंत्री। तो ये रहेगा, तो आपको ऑप्शन में आंसर क्या मारना होगा, प्राक्कलन समिति। उसके बाद है मंत्री परिषद की सदस्य सीमित का सदस्य नहीं होता, यानी जो मंत्री परिषद का सदस्य होता है वह समिति का सदस्य नहीं होता, जिसकी चर्चा हम लोग अभी की कि जो इसके सदस्य होते हैं किसके, लोक लेखा समिति का, वह मंत्री परिषद के कोई भी सदस्य नहीं होते, यानी जो मंत्री होते हैं वह नहीं होते, बाकी अन्य सभी सदस्यों को इसमें भाग लेने का मौका मिलता है। जो अभी तत्काल में है यह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वह है अधीर रंजन चौधरी जी। तो ध्यान में रखेंगे जो इसके क्या होते हैं, नेता होते हैं, वह विपक्ष के सदस्य को चुना जाता है अध्यक्ष। तो आप ध्यान में रखेंगे लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो हमेशा विपक्ष के कोई सदस्य होते हैं। तो अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। उसके बाद हम लोग प्राक्कलन समिति को देखते हैं। यह प्राक्कलन समिति, इसमें क्या होता है, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, लेकिन सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। और जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, लेकिन यही प्राक्कलन में एस्टीमेट कमेटी में टोटल जो होते हैं 30 सभी लोकसभा से होते हैं। इनका कार्य होता है वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना, यानी जहां पे सरकार क्या कर सकती थी, कम खर्च में भी उस कार्य को कर सकती थी, उसको ध्यान में रखना और प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट को तैयार करना, ये होता प्राक्कलन समिति का कार्य। अभी जो है प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापाट है, यह इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न हो सकता है पूछ भी दिया जाए हाल ही के एग्जाम में। तो गिरीश बापाट जी इसके अध्यक्ष हैं। जो इनका भी कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष। ध्यान में रखेंगे। तो ये प्राक्कलन समिति हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोक उपक्रम समिति। यह क्या है, लोक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका क्या कार्य होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो लोक उपक्रम समिति का जो कार्य होता है यह मुख्यतः जो LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI हो गया, आदि की रिपोर्टों की जांच करना, यानी जो यह रिपोर्ट सरकार के पास भेजता है, इस तरह के अर्ध सरकारी संस्थाओं को क्या करना, वह उसकी रिपोर्ट को जांच करना, यह लोक उपक्रम समिति का कार्य है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। जितना भी सरकारी कंपनियां हैं उनके लेखों की जांच करना, यह किसका काम है, यह लोक उपक्रम समिति का कार्य है। तो ध्यान में रखेंगे, जैसे दे दिया जाए ये सभी जो कंपनियां हैं, जैसे LIC हो गया, एयर इंडिया, FCI, इन सभी को जांच के लिए कौन सहयोग होता है, वह लोक उपक्रम समिति इसकी जांच करता है। उसके बाद है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। यह भी क्या कर सकता है, कैग की रिपोर्टों को जांच कर सकता है कौन, लोक उपक्रम समिति। तो इसे भी कुछ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो कुछ पावर है, कुछ पावर यहाँ पर कैग से संबंधित कुछ जांच करने के लिए इन्हें भी लोक उपक्रम समितियों को भी दिया गया। उसके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लोक उपक्रम समिति में क्या देखा कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा यह LIC, एयर इंडिया, FCI इत्यादि की रिपोर्टों की जाँच कर सकता है तथा यह सरकारी कंपनियों के लेखों की भी जांच करने का अधिकार है। साथ में कैग की रिपोर्ट को भी यह जांच कर सकता है। इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समितियां। ये अनुसूचित जाति कल्याण समितियां क्यों बनाई गई, यह जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियां बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आयोग था वह उसकी रिपोर्टों को जांच करना है। यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सुविधाएं दी गई है, जो उनको आरक्षण दिया गया है, जो उनको बेनिफिट दिया गया, क्या हुआ उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकता है। इसीलिए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का गठन किया गया कि जो इसके आयोग हैं, क्या इनके प्रावधानों को जो दिया गया है क्या सही से फॉलो हो रहा है, पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए यह अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का गठन किया। खासकर इसमें SC ST के जो भी संबंध विशेष रिपोर्ट की जांच किया जाता है। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति
कल्याण समिति का गठन क्यों किया गया? तो इनका मुख्य रूप से गठन किया गया, जो इन्हें प्रावधान दिए गए हैं, जो इन्हें सुविधा दिए गए हैं, क्या इनको वह चीज़ मिल रहा है अन्यथा नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्टों को क्या करना, वह जांच करना कि यह इनको जो चीज़ क्या किया गया, उपलब्ध किया गया है, मुहैया उपलब्ध कराया गया, उन्हें मिल रहा है अन्यथा नहीं मिल रहा है। उस चीज़ के लिए क्या किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का गठन किया गया। इसमें भी देखिए यहाँ भी दिया वैसे ST के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति। ये क्या है कार्य मंत्रणा समिति? यह दोनों सदन में अलग अलग होता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष समेत 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में सभापति समेत 11 सदस्य होते हैं। ये दोनों में अलग अलग गठन किया जाता है। ये कार्य मंत्रणा समिति होता क्या? ये वस्तुतः जो सदन का जो कार्यवाही होता है उसको संचालन करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, ताकि सदन ठीक ढंग से चल पाए, सभी लोग उपस्थित हो पाएँ, कौन अनुपस्थित उसको ये ध्यान में रखना और सदन की कार्यवाही को अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए इसका गठन किया गया कार्य मंत्रणा समिति का। तो ध्यान में रखेंगे, यह दोनों सदन में अलग अलग गठन किया जाता है। यह लोकसभा में अध्यक्ष समेत 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में सभापति समेत 11 सदस्य होते हैं। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही तथा समय तालिका के विनियमित करना। इनका जो मुख्य कार्य वही होता है कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना, यानी नियमित रूप से सुचारू ढंग से चल पाए, उसका ये ध्यान में रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, प्रमुख समितियां देखा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो नॉलेज की दृष्टि से भी हमें जानना उपयोगी होता, उन सभी को हम लोगों ने समझा। जिसमें हम लोगों ने देखा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने अच्छा से समझा और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आशा करते हैं वो आपसे अब बन जाएगा। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है उसे उठाइए और एक बार बना लीजिए, ताकि आपका इस चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो जाए। ऐसे इसका हम ऑब्जेक्टिव सेशंस भी धीरे धीरे सबको देते जा रहे हैं। हम ऑब्जेक्टिव सेशंस ऐसा दे रहे हैं कि लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन टच किया जा सके। और बाकी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए।